हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, अगर आप एग्जाम देने गए हिंदी का पेपर, अब पहला पेपर हिंदी का है आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों। अगर हिंदी में आपको कुछ नहीं आ रहा ना, तो इस वीडियो पे सही जगह पे आओ। इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भले ही आपकी हिंदी की कुछ भी तैयारी ना हो मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी आप 70 से 75 नंबर बिल्कुल 100 में ला सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे झूठा वादा नहीं करने वाला हूं कि मेरी वीडियो देख लोगे तो 95% वही लड़का ला सकता है जो पढ़ने में टैलेंटेड हो। लेकिन मैं जो ट्रिक आपको बता रहा हूं, उस ट्रिक से 70 से 75 नंबर आ जाएगा, इस बात का दावा करता हूं। भले आप हिंदी पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। मेरे पास देखिए हिंदी का एक पेपर है, 2025 का पेपर हिंदी का है, कोड है 801 एचबी। और इस पूरे के पूरे पेपर को मैं खुद सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। मुझे हिंदी कुछ नहीं आ रहा है, मैं अपने आप को शून्य मान के, जीरो मान के चल रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम 70% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अब तक कुछ नहीं पढ़े हिंदी में। उनको बहुत परेशानी हो रही है हिंदी में। पहला पेपर उन लोगों का हिंदी के पास है, कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को शेयर कर दो उनके पास जिनके पास हिंदी की तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है। 100% गारंटी लेता हूं कि पास करा दूंगा, पूरा का पूरा पास करा दूंगा, इस बात का 100% गारंटी लेता हूं मैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, हिंदी के पेपर चाहे वो क्लास 10th में, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आप क्लास 10th में हो चाहे आप क्लास 12th में हो, सब में नियम वही लगने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि दो कैटेगरी के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगर हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी का पहला पेपर है, मैं आपको सब कुछ बता देता हूं, पास हो जाओगे। ठीक है, पूरा का पूरा प्रश्न खुद मैं अपने हाथों से सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। आपको कुछ नहीं आ रहा, शून्य मान के चलूंगा। हिंदी में दो कैटेगरी के प्रश्न आएंगे, इतना बात याद रखना। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, दूसरा आपका सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे कि सर ऑब्जेक्टिव का कोई ट्रिक है? दुनिया का कोई ऐसा टीचर नहीं बना कि जो ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बता दे। ठीक है, कि आप लोगों का ए वाला ऑप्शन सही होगा, चाहे सी वाला होगा, चाहे बी वाला होगा, चाहे डी, कोई नहीं बता सकता है। पूरे यूट्यूब चैनल पूरा दुनिया का बता रहा हूं, कोई ऐसा टीचर ना जो आपको बता दे कि ए वाला ही सही होगा चाहे बी वाला। अगर वो कहता है कि मैं दावा करता हूं, समझिए उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है धरती पे। ठीक है, आपको वो समझ लीजिए बेवकूफ बना रहा है। मतलब देखिए, ऑब्जेक्टिव का कुछ बेसिक ट्रिक है, उनको अगर फॉलो करोगे तो वो सही होंगे। 90% मेरे बच्चों नहीं, 99% केस में वो ट्रिक फॉलो होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। लेकिन वो बेसिक रूल है। क्या देखिए, पहला कंडीशन ये है कि आपके पास ऑप्शन चार होते हैं, ए बी सी डी। अगर चारों ऑप्शनों में से अगर कोई भी ऑप्शन अगर आपको यह दिख जाए उसमें से, चारों ऑप्शनों में से कि इनमें से सभी, देखिए चारों ऑप्शनों में से अगर कोई ऑप्शन इनमें से सभी दिख गया, आंख बंद करके उस पर क्लिक कर दीजिए, वही सही होगा। इनमें से सभी अगर आपको दिख जाए तो, या तो दूसरा आ जाए कि इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से सभी है तो ये भी आ सकता है ना कि इनमें से कोई नहीं। अगर चार ऑप्शनों में से इनमें से कोई नहीं, अगर चार ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन आपको ये देखिए कि इनमें से कोई नहीं, अगर ये वाला ऑप्शन दिखे तो उसी पे आंख बंद करके क्लिक करना है कि इनमें से कोई नहीं। तो दो ऑप्शन तो ऐसे हो गए, इनमें से सभी आएगा तो उसी पे क्लिक करना, या इनमें से कोई नहीं आएगा तो उसी पे क्लिक करना। इसके मेरे प्यारे बच्चों एक आता है कि ए व बी। ठीक है, ए व बी आता है, अगर वो आ जाए तो उस पर भी क्लिक करना। और डी वाला आता है मेरे प्यारे बच्चों की ए और बी। क्या होता है? ए और बी, तो उस पर ही आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये काम आपको मेरे प्यारे बच्चों करना है। और एक और नियम काम करता है बहुत सारे केसों में कि चारों ऑप्शन आपको अलग रहेंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन अलग, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा, उसमें से एक ऑप्शन आप ऐसा देखोगे कि वो तीनों से अलग दिखेगा, कुछ डिफरेंट दिखेगा। जब डिफरेंट दिखे तो अगर नहीं आपको आ रहा है तो उस डिफरेंट वाला पे क्लिक करके चले आना है। ठीक है, और एक चीज बताता हूं, अब मैं आपको ए और सी वाले ऑप्शन में एक चीज बताता हूं। मैंने अब तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है उसमें मुझे यह मालूम चला है, बोर्ड एग्जाम में देखा हूं, जितना भी सारे पेपर देखा हूं मैं, कि ज्यादातर आप लोगों का ए और सी सही हो रहा है। कितना? 70 से 75% केस में, 70 से 75% केस में ए और सी सही हो रहा है। तो अगर आपको तुक्का भी लगाना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, तो ए और सी पे ही लगा के आइएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये ऑब्जेक्टिव का ट्रिक था मेरे प्यारे बच्चों। अब मेन चीज है आप लोगों का सब्जेक्टिव प्रश्न है, और इस पेपर का मैं सब्जेक्टिव प्रश्न दिखाता हूं आप लोगों को, और मैं ट्रिक बताता हूं कैसे सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, देखिए ये आप लोगों का सबसे आएगा खंडवा। खंडवा आ गया, वर्णनात्मक प्रश्न। करने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं। देखिए कैसे सॉल्व करूंगा, पूरा पेपर सॉल्व कर दूंगा आप लोगों के सामने, बने रहिए। फिर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि हिंदी के पेपर बस वेट करोगे कब हिंदी के पेपर आए, मैं तुम समाप्त करूंगा। देखिए खंडवा है, तो आप यहाँ पे सिंपल में बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, खंडवा। आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचर आंसर चेक करने से पहले हेडिंग पे ध्यान देता है, तो हेडिंग आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। खंडवा आपने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन छोड़िए, वर्णनात्मक प्रश्न डालिए। ठीक है, क्या डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? वर्णनात्मक प्रश्न डालेंगे, क्योंकि टीचर हेडिंग पे ज्यादा विशेष फोकस करता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और अंडरलाइन हाथों से नहीं, स्केल की सहायता से करना है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। स्केल की सहायता से अंडरलाइन करना है, इस बात को आप दिमाग में छाप लो अपने। तो वर्णनात्मक प्रश्न, आप प्रश्न उत्तर 21 है तो एक लाइन फिर छोड़ो, यहां पे लिखो प्रश्न उत्तर संख्या 21। यह एक टॉपर की निशानी होती है कि इतना अरेंज करके टॉपर ही लिख सकता, अन्यथा कोई नहीं। ठीक है,
मतलब टॉपर इस तरह के ज्यादातर केसों में लिखते हैं। तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि नहीं आप पढ़े लिखे हो, बढ़िया जानकार हो, तो आपको नंबर कॉपी चेक करता रहेगा, नंबर देता रहेगा पूरा का पूरा। 2 मिनट के अंदर एक कॉपी चेक होती है, इतना बात ये भी बता देता हूँ, मालूम होगा कि नहीं आप लोगों को। 2 मिनट के अंदर में पूरी कॉपी चेक हो जाती है। अब समझिए कितना स्पीड से चेक होता होगा। लेकिन याद रखिएगा, हर एक पेज पे अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा, अन्यथा कॉपी आपकी चेंज हो जाएगी। हर एक पेज पे रोल नंबर लिखते चलिएगा। प्रश्न उत्तर 21 हो गया। देखिए प्रश्न उत्तर 21 पढ़िए पहले क्या है। देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक पद गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश मेरे पास गद्यांश, चाहे वो आप हाई स्कूल में हो चाहे इंटर में, गद्यांश तो आएगा। बस फर्क ये रहता है कि 12 में जो है गद्यांश 10 नंबर का आता है, और एक अच्छा 10 है तो इसमें गद्यांश 6 नंबर का आता है। लेकिन गद्यांश के लिए ट्रिक वही है। कौन सा ट्रिक मैं बताता हूं। तो इसमें 2 ऑप्शन है, एक क वाला है, और क वाला नहीं कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो 8वां करके आप लोगों का ख वाला दिया गया है। तो दोनों में एक ही ट्रिक फॉलो होगा, बता देता हूं। देखिए कौन सा ट्रिक है। तो अगर मान लीजिए आपको यह क वाला करना है, ठीक है, तो क वाला करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहां पर लिखोगे क के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लिखोगे संकेत। क्या लिखोगे? संकेत लिखना भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। संकेत आपको जरूर से जरूर, टॉपर की निशानी है संकेत लिखना। आप संकेत इस तरह लिखे। संकेत कैसे लिखा जाता है मालूम है आपको? देखिए संकेत का मतलब होता है कि आपने कौन सा गद्यांश किया है। शुरू का 2 वर्ड उठा लीजिए, जैसे कुसंग का जोर, ये वाली लाइन उठा लीजिए, फिर डॉट डॉट करते ले जाएगी, ठीक है। तो कुसंग का जोर, तो चलिए यहां पे लिख दीजिएगा कुसंग का जोर। नहीं आ रहा ना जो बता रहा हूं वैसे काम करना, फेल नहीं होगी, इस बात का गारंटी है मेरा। कुसंग का जोर बिल्कुल याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, सब कुछ ट्रिक से, सब कुछ ट्रिक से हल होगा, ठीक है। कुसंग का जोर, और लास्ट में क्या है? ले जाएगी। तो यहां लीजिएगा ले जाएगी। एग्जामिनर प्रभावित हो जाएगा इसी को देखकर, ठीक है, संकेत को ही देखकर। संकेत के बाद मेरे प्यारे जो 3 प्रश्न इसके नीचे हैं, एक पहला, दूसरा, तीसरा। पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप देखिए पहला प्रश्न करना है, पहला आप यहां डालोगे। संदर्भ लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, आप हेडिंग डाल लो संदर्भ। एक चीज और बता देता हूं, संदर्भ में 2 ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, और लेखक का नाम बताइए। तो मेरे प्यार वही चीज तो आपको मालूम नहीं है, वही तो काम करना है आपको, वही चीज तो आपको जानकारी नहीं है। संदर्भ लिखने का तरीका यही होता है कि प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि गद्यांश है तो कुछ लाइन आपको थोड़ा रटना पड़ेगा। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये तो सबको आता है भाई, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यह वर्ड जो है वो सबको आता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में, हिंदी के, देखिए ऐसे लिखेगा हिंदी के, अब गद्यांश है तो गद्यखंड से लिया गया होगा, जाहिर सी बात है। हिंदी के गद्यखंड में संकलित, गद्यखंड में संकलित। अब चैप्टर का नाम लिखना है। चैप्टर के लिए मैं यहां बॉक्स बना देता हूं, ठीक है। अभी बताता हूं इसमें क्या भरोगे। चैप्टर के लिए बॉक्स हो गया, आप लोगों को बॉक्स नहीं बनाना है, मैं समझाने के लिए बॉक्स बना रहा हूं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित, ठीक है। अब यहाँ चैप्टर का नाम लिखना है। चैप्टर का नाम आपको मालूम नहीं है, जैसे मैं अगर मुझे करना होता, जो पढ़े लिखे होंगे वो कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, इसको देखते जान जाएंगे कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है। लेकिन आपको जानकारी है नहीं कि मित्रता से लिया गया है, कि ममता से लिया गया है, कि भारतीय संस्कृति से लिया गया है, कि क्या भूलू उससे लिया गया है, ठीक है, आपको मालूम नहीं है। तो मेरे प्यार बच्चों आपके दिमाग में जो भी चैप्टर का नाम चलेगा, याद रहे कि वो गद वाला होना चाहिए, ना कि पद वाला चैप्टर का नाम लिख दे, नहीं, गद वाला किसी भी चैप्टर का नाम है यहां फिलअप कर दीजिए, कोई दिक्कत, आंख बंद करके मेरे प्यार फिलअप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखिए अगला, लिखने के बाद लिखिएगा तथा उसके लेखक, लिखेंगे तथा उसके लेखक, उसके लेखक कौन है। अब यहां पे भी बॉक्स बना दीजिए। जैसे मेरे प्यारों आपको मालूम होना चाहिए, मित्रता के तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। आपके लेखक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं। इसके बाद आप देखोगे जैसे शंकर प्रसाद जी भी, बहुत लोगों का नाम मालूम होगा, जिनका भी नाम मालूम है चुपचाप यहाँ पे लिख दीजिए, जो दिमाग में आएगा वही लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके लेखक यह है, यहाँ पे खड़ी पाई, लो भाई संदर्भ कंप्लीट हो गया। मेन दिक्कत यही लड़कों को होता है ना, चैप्टर को मालूम नहीं होता, लेखक का नाम मालूम नहीं होता, घबरा जाते हैं। घबराने वाली बात है, जो भी चैप्टर का नाम मालूम लिख के निकल के आगे बढ़िए, नंबर नहीं मिलेगा तब कहिएगा हमसे, ठीक है, पास हो जाओगे, इस बात का दावा करता हूं। इसके बाद आप आइए दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न करो तो एक लाइन के गैप दो, यहां कर लीजिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, बहुत आसान है व्याख्या करना, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए अंडरलाइन कहां किया गया था, यहां तक, देखिए यहां से लेकर यहां तक किया गया है लन, कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। यहां तक अंडरलाइन किया गया ना, इसका आपको व्याख्या बताना है। देखिए कहिए व्याख्या स्टार्ट कैसे करते हैं, लिखिएगा लेखक कहते हैं कि, आप यह लिखिएगा लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि, क्या कहते हैं। अब देखिए ट्रिक क्या है,
लेखक कहते हैं कि कहां से, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, अब कम आ गया ना, बस रोक दीजिए, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, ये वाला लाइनिंग आप लिखिएगा, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी। अब मेरे पास जो लिखने के बाद उसके बारे में आगे आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जैसे एक्सप्लेन कर देंगे कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, फिर तो उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, फिर कामा तक, फिर वो यही वाली लाइन सेम टू सेम यही लाइन यहाँ पे उतार दीजिएगा, फिर उसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों, तो उसके यहां तक हो गया, जो उसे दिन दिन औरतों के गड्ढे में गिराती जाएगी, जाएगी तक आ गया। आगे फिर उस लाइन को नोट करोगे, फिर उसके बारे में जो लाइन लिखो रहोगे उसके बारे में अपने से बनाकर, ठीक है, अपने से बनाकर थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद क्या है, और यदि अच्छी होगी तो सारा दिन बाहु के समान होगी, इस वाले वर्ड को फिर लिखोगे, फिर उसके बारे में कुछ ना कुछ हल्का सा अपना समझाओगे, ठीक है, अपने से बनाकर समझाना है, ये नहीं करो कि याद करना है। फिर जो उसे उन्नति की ओर ले जाएगी, फिर इस वाले लाइन को आपको लिखना है आगे, फिर उसके बारे में कुछ समझाना है। लो भाई समाप्त, यही है, कुछ नहीं है। लेखक कहते हैं कि बस ये वाला काम करना जो मैंने बताया, रेखांकित अंश की व्याख्या होगी भाई कंप्लीट। अगर आपको नहीं आ रहा है, आप शून्य हो, बिल्कुल नहीं आता है आपको, ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है, तो इस ट्रिक की मदद से आप मेरे प्यारे 70 से लेकर 75% मार्क्स बिल्कुल फिक्स हैं, कोई रोकने वाला नहीं, पास हो जाओगे। जो मैं कह रहा हूं बस वही ट्रिक आप अपनाना। अब आगे पेज भर गया, कोई दिक्कत नहीं, पेज भर गया, इसको साइड कीजिए, अगला पेज लीजिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश आ गया समझ में आपको। अब आइए पद्यांश, कि निम्नलिखित में से किसी पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पद्यांश भी सेम वही होता है, इसमें भी आपके 2 प्रश्न होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पद्यांश करना होगा तो कैसे करोगे, प्रश्न उत्तर वाइज है, हेडिंग बनाओगे, यहां पे आप हेडिंग बनाओगे कि प्रश्न उत्तर संख्या 22, ये आपकी मेन हेडिंग हो गया, प्रश्न उत्तर संख्या 22 हेडिंग हो गया। स्केल की सहायता से, मैंने भी जिक्र किया, स्केल की सहायता से अंडरलाइन करना है आपको, जैसे मैं यहाँ पे ले लिया हूं समझाने के लिए, यहां से आप स्केल की सहायता से अंडरलाइन कीजिए ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब मेरे प्यार बच्चों, इसमें भी क ख दिया है, क करने वाला हो तो क लिखिए, लेकिन संकेत आपको लिखना बहुत कंपलसरी है, ठीक है, संकेत ऐसे हेडिंग डालिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना स्पीड से कर रहा हूं, इसी तरह आप भी करने लगोगे, सिर्फ टेंशन मत लो। क वाला करने वाले हो, जैसे गोरज विराजे, ठीक है, संकेत में ये लिखोगे गोरज विराजे, तो चलिए लिखते हैं, ब्लैक पेन से ही लिखना है आपको, याद रहे, गोरज विराजे, गोरज विराजे, ठीक है, डॉट 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 करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट की लाइन मेरे प्यारे बच्चों लिखोगे रसखानी री, रसखानी री, यहां पे लिखोगे रसखानी, रसखानी री, इसको खड़ी पाइप कर दीजिए, हो गया भाई संकेत। अब इसके नीचे भी तो 3 प्रश्न हैं, इन्हीं तीनों प्रश्नों को उत्तर देना है आपको। तो देखिए उत्तर में वही काम कि देखिए व्याख्या करना मैं बता दिया हूं आप लोगों को, ठीक है, व्याख्या करना तो मैं बता दिया हूं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद एक आध प्रश्न और आएगा तो उसको बना के लिख दीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। मैंने आप लोगों का संदर्भ लिखना है, तो किसी पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाता है ये समझिए, तो सेम ट्रिक वही रहता है। देखिए संदर्भ, जब आप पहला प्रश्न कर रहे हो यहां पहला डाल लेना, संदर्भ कर रहे हो तो संदर्भ, ये आपका पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाता है। गद्यांश का कैसे लिखते थे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, बस यही अंतर रहेगा, गद्यांश की जगह पद्यांश कर देंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के वहां गदखंड से हो रहा था, पदखंड से होगा, हिंदी के पदखंड में संकलित, पदखंड में संकलित, ऐसा लिख दीजिएगा, पदखंड में संकलित। किस चैप्टर से लिया गया है वही ट्रिक लगाइएगा। इसमें पद के बहुत सारे चैप्टर आपको मालूम होंगे, कोई भी चैप्टर का मालूम होगा नाम लिख दीजिएगा, तथा उसके लेखक, आगे लिखेगा तथा उसके लेखक नहीं मेरे प्यारों, जो मिस्टेक हो जाएगा, इसके रचयिता, क्योंकि पद्यांश में रचयिता होता है, तो उसके रचयिता कौन है मेरे प्यारों बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, कोई भी है, बिहारी लाल जी, कोई भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया, चलिए संदर्भ हो गया। आगे का ट्रिक मैंने बता दिया है कि आप व्याख्या कैसे लिखोगे, ठीक है, काम आपका खत्म हो गया यहां से। आप देखिए आगे है 23वां प्रश्न, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में व्याख्या कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये संस्कृत का गद्यांश आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका क्या ट्रिक है, लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 23, यहां लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 23, स्केल की सहायता से अंडरलाइन, यहां पे आप क करोगे, इसमें भी 2 ऑप्शन रहता है, मान लीजिए क वाला करना है तो क वाला, इसके बाद संकेत लिखोगे,
संकेत में मैंने बता दिया है, शुरू के कुछ लाइन डॉट डॉट डॉट, लास्ट के कुछ लाइन, संकेत हो गया। अब इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, इसमें भी आपका संदर्भ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? संदर्भ। संदर्भ देखिए, संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ सिंपल होता है। लिखना है इसमें कि प्रस्तुत, प्रस्तुत यहां लिखोगे, देखिए संस्कृत का गद्यांश है प्रस्तुत गद अवतरण, प्रस्तुत गद अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है, हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है, लिया गया है, ऐसे आपको लिखना है, संस्कृत खंड से लिया गया है। क्लियर है? अब देखिए यहां लिखिएगा प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के यहां लिखिएगा खंड के, चैप्टर का नाम भी लिखना होता है, यहां आगे लिख दीजिएगा चैप्टर का नाम। वाराणसी चैप्टर से लिया गया है कि भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो जिस चैप्टर से आपको लिया गया होगा वहां इस चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। बाकी यही प्रोसेस है संदर्भ लिखने का। अब मेरे प्यारे बच्चों अब मैटर फंसेगा, आप कहोगे सर ये तो ठीक है, हिंदी का अनुवाद इसका कैसे करेंगे? ठीक है, अब ट्रिक समझिए, यहाँ पे इसका हिंदी का अनुवाद भी बोलता है कि हिंदी का अनुवाद कीजिए, 3 नंबर हिंदी के अनुवाद पे देता है। तो हिंदी का जब अनुवाद करने के लिए बोले तब आप दिमाग घूम जाएगा आपका, आप कहोगे सही कह रहे हैं सर, हिंदी का अनुवाद कैसे करेंगे, ये तो सब सारे संस्कृत में है, इसका हिंदी कैसे लिखेंगे? तो हिंदी के लिए मेरे प्यार बच्चों करने ही क्या जरूरत है मेरे प्यार बच्चों, मेरे प्यार बच्चों हिंदी का अगर आपको इसका हिंदी लिखना है, हिंदी में अनुवाद, तो आपके पास गद्यांश है ना, ये जो गद्यांश दिया था बीच में से कहीं उठा लीजिए, बीच में से जैसे वही वृद्ध होकर, तो यहां से उठा लीजिए, यहां से लेकर और यहां तक लिख दीजिए, यहां से 3 लाइन उठाकर पूरा का पूरा छाप दीजिए, हिंदी के अनुवाद में पूरा छापिए। क्या ही दिक्कत, जब आपको बनाने भी नहीं आता है, कुछ करना भी नहीं चाहते होते, यही काम कीजिए, वही उठा के पूरा छाप दीजिए, नंबर आपको मिलेगा। 3 में 3 नंबर भी मिल सकता है मेरे प्यार बच्चों, तो 3 में 2 नंबर भी मिल सकता है, 3 में 1 नंबर भी मिल सकता है, लेकिन 3 में 0 नंबर कभी नहीं मिल सकता, इस बात का दावा है। ठीक है, तो बूंद बूंद से तालाब भरता है, एक एक नंबर 2-2 नंबर जोड़ के 70 से 75 नंबर मिल जाएंगे, पास हो जाओगे। अगर कोई ध्यान नहीं दिया तो 3 में 3 लेके 95% हिंदी में टॉप कर डालोगे, देख लेना, इस बात का दावा है मेरा। इसी तरह होता है सारा काम। आगे देखिए अगला है, तो संस्कृत का गद्यांश आ गया, संस्कृत का पद्यांश भी कर लीजिएगा उसी तरह। तो दोनों चीजें क्या हो गया, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 25वां, ठीक है, ये पद्यांश है तो पद्यांश भी सेम उसी तरह कर दीजिएगा। 25वां के अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। एक खंड काव्य, खंड काव्य मेरे प्यारे बच्चों जिला वाइज जाता है, खंड काव्य जो होता है जिला वाइज जाता है, आपके जो जिला में पूछा जाता है वही करना होता है, दूसरा करोगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। जो आप पहले आप ये जानिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पूछा जाता है, तो जो भी पूछा जाता होगा उसको आप अपने से हेडिंग डालकर उसको बनाकर अपने से लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज जाता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब आइए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जीवन परिचय पे, कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पे जीवन परिचय आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए जीवन परिचय आ गया, जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखना है, ना जन्म की ही डेट मालूम है, ना आपको मृत्यु की ही डेट मालूम है, ना आपकी रचनाएं ही मालूम है, तो करोगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, लिखोगे कैसे, देखो कैसे लिखोगे। लिखना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन, अब सन की बात आ गई मेरे प्यारे बच्चों, तो सन जो भी है कुछ लिख दीजिएगा उसमें, ठीक है, सन कुछ भी है आप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आसानी से लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना याद रखना कि सन ये मत लिख देना कि 2025 में जन्म होगा, ये काम नहीं करना है। सन जब भी लिखना है मेरे प्यारे बच्चों 1800 से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे इनका तो जन्म 1884 में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो 1884, 1886, 1890 ऐसे कुछ करके डालना है। और रही बात मृत्यु की डेट, तो मृत्यु की डेट 1941 मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम 60-70 बरिस उन लोगों को जीवित रख लेना, उसमें 50-60 बरिस जोड़ देना, खुद निकल के चला जाएगा, ठीक है। मृत्यु का डेट, रचनाएं में कुछ भी रचना लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी किसी का भी रचना मालूम है, कोई वैसा वर्ड भी मालूम है वही लिख दीजिए, ठीक है। बीच में बना दीजिएगा क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाए, घर पे उन्होंने हिंदी संस्कृत फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, वो वही इस स्कूल में दाखिला कराए, इसमें प्रधानाचार्य रहे, फिर इस तरह करते करते लास्ट में लिया कि उनकी मृत्यु करवा देना, हो गया भाई। रचना में कुछ भी रचना लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसीदास का मालूम, तुलसीदास का ये रचना इसमें लिख दो, लेकिन लिख दो कुछ ना कुछ रचना में, ठीक है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी है, ये भी कवि का जीवन परिचय है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तुलसीदास जी है मेरे प्यारे बच्चों, अब तुलसीदास का इसमें भी जन्म मालूम नहीं है, तो तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, तो आप
32, 1545, 1546 लिख सकते हैं। मृत्यु की बात करें तो 1623 में। रचनाएं रामचरितमानस इनकी फेमस रचना है, कवितावली, गीतावली। ठीक है, तो सब कुछ भी लिख देना, बनाकर बस अपने से लिखते चले जाना, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, छोड़ के मत आना, बस इतना बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ को एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में ना आया हो। संस्कृत का श्लोक लिखना है। अब आपका दिमाग घूमेगा कि सर संस्कृत का श्लोक हम कैसे याद करें, तो कोई घबराने वाली बात नहीं मेरे प्यारे। देखो संस्कृत का श्लोक कैसे बनाते हैं दिमाग से। देखो यही है श्लोक, देखो संस्कृत का ये भी श्लोक है, ये भी श्लोक है। इसको लिखोगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी बोला कि जो पेपर में ना आया हो। ठीक है, अब देखिए उसके ऊपर देखिए संस्कृत का गद्यांश है। इसी गद्यांश हम लोग पोएम बनाएंगे 2 लाइन का। देखिए यही 2 लाइन का पोएम तो है, यहीं से स्टार्ट करते बीच में से। देखिए यह एक लाइन यह हो गया और एक लाइन यह हो गया, बस उसके जस्ट नीचे लिख देना। एग्जाम लोग समझ में आएगा कि बस कीजिए, इसने बढ़िया से भरपूर एकदम वर्ड एकदम सही सही वर्डों में इसने श्लोक लिखा है। लो भाई 2 नंबर आपके हो गए क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 28वां है कि अपने मोहल्ले नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे। पत्र लिखने का सबसे आसान तरीका बताता हूं मैं आप लोगों को। देखिए दुनिया का कोई भी पत्र लेखन आ जाए, क्या ही फर्क पड़ता है। पत्र लेखन में कुछ चीजों का ध्यान दिया होना जरूरी है। जैसे सबसे पहले आप एड्रेस जरूर मेंशन कर लें, किसको भी लिखने वाले हो। जैसे इसने बोला है कि नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, तो मेरे प्यारों जो उनका एड्रेस लिखोगे ना कि कहाँ पे उनका भाई ऑफिस है नगर निगम अधिकारी का, तो एड्रेस उनका लिख देना, कोई भी एड्रेस बनाकर। उसके नीचे आप डेट मतलब दिनांक लिख देना मेरे प्यारे बच्चों। दिनांक के बाद आप हेडिंग डालना विषय। विषय तो विषय खुद मालूम चल जाएगा कि वहां पे क्या था, नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। इसके बाद लिख दीजिएगा महोदय जी, बात खत्म। महोदय जी सविनय निवेदन है कि, ये लाइन लिखिएगा, सविनय निवेदन है कि अब नालियों की समुचित सफाई लिख दीजिएगा कि मेरे गांव में नालियों की सफाई नहीं हो रही, उसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, बहुत सारे लोग रोगों से पीड़ित है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, कृपया करके जल्द से जल्द उसका सफाई कार्य करने का काम करें। ठीक है, बीच में बना के लिख दीजिएगा और आपका, ठीक है, आपके नगर का सदस्य। ठीक है, ऐसे लिख के और अपने गांव के कुछ लोगों का सिग्नेचर करवा देना। कुछ लोग सिग्नेचर करवाना खुद करोगे तो यहाँ पे अपना कुछ लोगों का नाम मेंशन कर लेना, अलग अलग लोगों का। हो गया भाई, यही तो है ट्रिक में, बस फॉर्मेट चेक किया जाता है कि आपने सही लिखा है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बस काम खत्म हो गया। तो यह पत्र लेखन है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए यह 29वां है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब संस्कृत में कैसे उत्तर देते हो, देखो दिमाग देखो क्या बोला कि कारुणी को आसित, तो आप लिखिएगा कारुणी कह वर्धते, लास्ट में वर्धते इसमें जोड़ दीजिएगा। वीर केन पूजते तो वीरह केन अवदत, ऐसे आप बना के उसका आंसर लिख सकते हो। लिखो लास्ट वाली लाइन को एक दूसरे में कभी भिड़ा दो, हो गया। अब देखिए 30वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध लिखने का ट्रिक देखिए क्या है। निबंध लिखने का ट्रिक ये कहिए मेरे प्यारों बच्चों कि एक निबंध लिख रहे हो तो कम से कम 5 से 6 हेडिंग होना चाहिए। 5 से 6 हेडिंग उसमें इंक्लूड होना चाहिए, किसी भी निबंध लिख रहे हो तो। ठीक, पहली हेडिंग एग्जामिनर प्रस्तावना बिल्कुल सही सही चेक करता है, तो आप याद रखें कि प्रस्तावना बिल्कुल आप सही याद कर लें किसी भी निबंध का। और लास्ट हेडिंग उपसंहार होता है, तो उपसंहार भी बिल्कुल सही सही याद होना चाहिए। तो एक प्रस्तावना, एक उपसंहार बिल्कुल आपका करेक्ट होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो समझ में आ गया आप लोगों को, यही काम आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों। हो गया पेपर समाप्त, आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है, पेपर हो गया पूरा समाप्त। तैयार करके जाइए, 70 से 75% लेकर आइए मेरे प्यारे बच्चों, कोई रोकने वाला नहीं है। यही ट्रिक आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।